हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस 8 कॉम में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट का आपका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 64वां क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि हम 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा चुके हैं साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। अगर आप उसको कवर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले देख लें। इससे क्या होगा कि आपका 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 64वां क्वेश्चन से। अब यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा गया। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि बुद्धि लब्धि क्या होता है। यह एक फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि वास्तविक आयु, किसी भी व्यक्ति के वास्तविक आयु और मानसिक आयु को कंपैरिजन करके 100 से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, उसका बुद्धि लब्धि निकल जाता है। और वास्तविक आयु क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का रियल एज होता है वास्तविक। और मानसिक आयु क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल में ले रहा हूं, अगर 8 साल का बच्चा, उसका उम्र कितना है 8 साल का बच्चा, अगर 10 साल के बच्चे का अगर काम कर लेता है, 10 साल के बच्चे का काम अगर कर लेता है तो यहाँ क्या हुआ कि उसका एज कितना है, रियल एज, वास्तविक एज कितना हो जाएगा, वास्तविक एज 8 साल हो जाएगा। लेकिन वो 10 साल के बच्चे का अगर काम कर लेता है तो उसका मानसिक एज जो हो जाएगा, मानसिक आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। इसी को, यही दोनों को कंपेरिजन करके उसके बाद 100 से गुना कर देते हैं, उससे क्या निकल जाता है, बुद्धि लब्धि निकल जाता है। लेकिन आपको कह रहा है कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन है आपका मूर्ख वर्ग में, या फिर क्षीण बुद्धि वर्ग में, या फिर अल्पमति, या फिर जड़ बुद्धि वर्ग में। किस वर्ग में रखा गया है 25 से नीचे, मतलब एक तरह से वर्ग को देखिए, उनको जो रखा गया है वो जड़ बुद्धि वर्ग में रखा गया। यानी जिसका बुद्धि लब्धि का रेंज अगर 25 से नीचे आ गया तो वो कौन सा वर्ग में आ जाएगा, जड़ बुद्धि वर्ग में आ जाएगा। इस तरह से 64 क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी यानी जड़ बुद्धि वर्ग। आगे बढ़ते हैं। टाइनल का ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वुंड कहां के रहने वाले हैं, यानी वुंड जो थे वो कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, फिर इटाली के रहने वाले थे। यानी वुंड जो एक मनोवैज्ञानिक है वो कहां के रहने वाले थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इटाली। देखिए, वो जो रहने वाले थे वो आपका एक तरह से जर्मन एक तरह से नागरिक थे। कहां के थे, जर्मन नागरिक थे, जर्मन सिटीजनशिप थे। लेकिन वो आपको कह रहा है कि वुंड कहां के रहने वाले थे, राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। फ्रांस, इंग्लैंड, इटाली आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप वुंड के अगर एग्जाम में आ गए तो आप ऑप्शन का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि वुंड कहां के रहने वाले थे, कहां के निवासी थे, या फिर कहां के रहने वाले थे। आपको ये भी कर सकते हैं कि वुंड कहां के निवासी थे, वुंड कहां के थे, या फिर वुंड कहां के रहने वाले थे। एक क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन जर्मनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वेस्लन ने वेस्ट बुद्धि परीक्षण किया, यानी वेस्लन ने वेस्ट बुद्धि परीक्षण किया, कब किया, 1964 ईस्वी में किया, 1963 ईस्वी में किया, या फिर 1961 ईस्वी में किया, या फिर 1965 ईस्वी में किया। वेस्लर ने जो वयस्क बुद्धि परीक्षण किया था, वयस्क बुद्धि का परीक्षण मतलब वयस्क बुद्धि का मतलब क्या होता है, यानी जवान के बुद्धि का परीक्षण किया, एक तरह से उसका ऑब्जर्वेशन किया। ये कब किया था, कौन सा साल में किया था, वही आपको पूछा जा रहा है। 1964 का ईस्वी में किया था, 1963 का ईस्वी में किया था, फिर 1961 का ईस्वी में, या फिर 1965 का ईस्वी में। 66वां क्वेश्चन आप समझ लिए। देखिए, वेस्लर ने जो वयस्क बुद्धि का जो परीक्षण किया था वो किया था आपका 1955 ईस्वी में। कब किया था, 1955 ईस्वी में वेस्लर ने बुद्धि यानी वयस्क बुद्धि का परीक्षण किया था। वयस्क बुद्धि के बारे में बात की जा रही है। वयस्क बुद्धि का मतलब ये होता है कि वयस्क लोगों का बुद्धि यानी जवान लोगों का बुद्धि, यानी एक तरह से यंग लोगों का बुद्धि जो होता है उसका परीक्षण किया था, उसका ऑब्जर्वेशन किया था। किसने, वेस्लर साहब ने। कब, 1955 ईस्वी में। यानी 66वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया 1955, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पास एलोग परीक्षण कौन है किया। पास एलोग परीक्षण, देखिए बहुत सारा परीक्षण किया गया है मनोविज्ञान में, बहुत सारा सिद्धांत भी दिया गया है, बहुत सारा परीक्षण भी किया गया है, लेकिन यहाँ आपका एक परीक्षण है पास एलोग परीक्षण कौन किया, ये आपको पूछा जा रहा है। कौन मनोवैज्ञानिक किया ये पास एलोग जो परीक्षण है, ये किसको डन किया, इसको अलेक्जेंडर ने डन किया, या फिर मतलब बीने ने किया, या फिर स्पीयरमैन ने किया, या फिर गार्डनर ने किया। कौन किया पास एलोग परीक्षण को, एक तरह से मतलब उसको किया, पास एलोग परीक्षण को किसने किया, वही आपको पूछा जा रहा है 67वां क्वेश्चन में। देखिए, पास एलोग परीक्षण को जो एक तरह से किया था वो अलेक्जेंडर साहब ने किया था। कौन किए थे, अलेक्जेंडर साहब ने। पास एलोग परीक्षण को किसने किया, अलेक्जेंडर साहब ने। यानी 67वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए यानी अलेक्जेंडर साहब। ये 67वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं मनोविज्ञानिक के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत आप पढ़े हैं कि मतलब एक तरह से स्पीयरमैन का सिद्धांत, एक कार्य के सिद्धांत, द्विकार्य के सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आप पढ़े हैं मनोविज्ञान में। लेकिन यहाँ आपको पूछ रहा है कि समूह खंड का सिद्धांत जो है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो किसने किया, गार्डनर ने किया, स्पीयरमैन ने, बीने ने, या फिर अलेक्जेंडर ने। किसने किया
समूह खंड का सिद्धांतों को प्रतिपादित, यानी समूह खंड सिद्धांतों को, थ्योरी को प्रतिपादन, उसका प्रस्तावित, उसको मतलब बनाया किसने, ये आपको पूछा जा रहा। देखिए इसका जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था, स्पीयरमैन साहब ने। कौन किया था, स्पीयरमैन साहब ने। यानी समूह खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या स्पीयरमैन साहब ने किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। कहाँ के, स्पीयरमैन साहब जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इन्होंने ही क्या दिया था 1904 में, याद है आपको, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं तो आपको याद होना चाहिए, 1904 में टू फैक्टर थ्योरी भी दिए थे, यानी द्विकारक सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, स्पीयरमैन साहब ने। और इन्होंने ही कौन सा सिद्धांत दिया, समूह खंड का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, समूह खंड का सिद्धांतों को दिया। और स्पीयरमैन साहब ने 1904 में कौन सा नियम को दिया था, द्विकारक सिद्धांतों को, यानी टू फैक्टर थ्योरी जिसको कहते हैं। आप फैक्टर दो पढ़िए, जी फैक्टर, एक होता है जी फैक्टर, ठीक है, एक होता है आपका एस फैक्टर, जी फैक्टर और एक्स फैक्टर, यानी दो फैक्टर होता है। और दो फैक्टर यानी द्विकारक के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था, स्पीयरमैन साहब ने। और समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन साहब ने। स्पीयरमैन साहब कौन है, एक ब्रिटिश के फेमस यानी सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फिजिकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 68वां क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको कह रहा है कि 69वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानवीय विशेषताओं यानी मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी मानवीय विशेषता का अध्ययन करने के लिए, एक तरह से उसका अध्ययन करने के लिए गाल्टन साहब ने जो एक प्रयोगशाला का स्थापना किया, प्रयोगशाला यानी वो प्रयोगशाला में वो किसका अध्ययन करने के लिए, मतलब एक तरह से प्रयोगशाला का स्थापना किया, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला यानी लैब का जो एक तरह से स्थापना किया, वो कब किया, कौन सा साल में किया, वही आपको पूछा जा रहा है। 1882 ईस्वी में किया, 1883 ईस्वी में किया, 1884 ईस्वी में किया, या फिर 1885 ईस्वी में किया। राइट आंसर आप चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1882। यानी एक तरह से मानवीय आवश्यकताओं का जो अध्ययन करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए, उसको एक तरह से लेखा जो है उसका विश्लेषण करने के लिए गाल्टन साहब ने अपना लैब ही खोल दिया था, अपना प्रयोगशाला ही खोल दिया था। कब उसका स्थापना किया था, 1882 ईस्वी में। कब, 1882 ईस्वी में। इस तरह से 69वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 1882 में, ऑप्शन ए इस करेक्ट होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि गार्डनर ने, किसने, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि पहचाना किया है। यानी गार्डनर साहब ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया, उसको इंडिकेट किया कि किस टाइप के बुद्धि होते हैं, कैसा कैसा बुद्धि होता है, क्या क्या मतलब एक तरह से बुद्धि का प्रकार कितना है, उसका टाइप कितना है, उसका विभिन्नता कितना है, उसमें डाइवर्सिटी कितना है, क्या क्या है उसमें। यानी गार्डनर साहब ने इसका मतलब एक तरह से उसका गिनती किया है, इसका काउंटिंग किया है, लेकिन कितने प्रकार का काउंटिंग किया है, कितने प्रकार की बुद्धि को उन्होंने पहचाना है, इसके एक तरह से इंडिकेट किया है। 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, या फिर 8 प्रकार के गार्डनर साहब के अनुसार। देखिए गार्डनर साहब कौन है, गार्डनर कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है, फेमस मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने बुद्धि को एक तरह से पहचाना है। कितने प्रकार के बुद्धि को पहचाना है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए उन्होंने जो पहचाना है वो 8 प्रकार के बुद्धि को पहचाना है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। यानी गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का मतलब पहचान किया, 8 प्रकार के। यहाँ क्या करा, अभी तक मतलब आगे चल के और भी बुद्धि को पहचान किया जा सकता है, किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। 17वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता है, 8 बुद्धि के प्रकार को पहचान किया है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नए एवं मूल्यवान यानी नए एवं मूल्यवान विचारों, ये मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान यानी नए एकदम एक तरह से न्यू, पूरा एकदम ओल्ड नहीं, न्यू, एक तरह से न्यू वर्जन आपका मोबाइल में अपडेट होता है, ये उसी को कहते हैं नया। यानी नए एवं मूल्यवान यानी मूल्यवान को जिसका मतलब मूल्य हो, विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, सूझ या फिर अभिक्षमता या फिर साजनशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये एक तरह से इसका एक स्पेशल वर्ड है, इसका एक तरह से स्पेशल नाम है नए मूल्य और मूल्यवान को विचारों, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को एक तरह से स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसको कहते हैं साजनशीलता। किसको कहते हैं, साजनशीलता। ये देखिए साजनशीलता है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहेंगे, साजनशीलता, सृजनशीलता कहेंगे। ठीक है, यहाँ आपको सृजनशीलता होगा लेकिन ये साजनशीलता कर दिया। आगे बढ़ते हैं 72वां क्वेश्चन के आगे। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो क्या कहलाता है। समझिए आप, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु जो होगा वो लगभग बराबर है, यानी इक्वल है, वो लगभग बराबर है तो इक्वल है, तो उसको क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है तीव्र बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, या फिर मंद बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, या फिर सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। यानी वास्तविक आयु क्या कहता है, वास्तविक आयु और बुद्धि आयु एक तरह से
जो मानसिक आयु है वो दोनों आपस में बराबर है। यानी वो अगर 7 साल का है तो वो 7 साल का ही काम को कर सकता है, यानी 7 साल का व्यक्ति जो काम कर सकता है, अगर उसका रियल एज, मान चलिए कोई बच्चा है, मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल ये लिया था कि एक तरह से कोई बच्चा है 8 साल का, अगर वो 8 साल का बच्चा 8 साल का है, रियल एज उसका वास्तविक आयु कितना है 8 साल, लेकिन वो 10 साल के काम को अगर कर लेता है, 10 साल के बच्चे के काम को अगर कर लेता है दिमाग लगा के, तो उसका मानसिक आयु जो होगा वो मानसिक आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष, मानसिक आयु कितना 10 वर्ष हो जाएगा, लेकिन वास्तविक आयु उसका 8 वर्ष हो गया। लेकिन यहाँ आपको कह रहा है कि वास्तविक आयु 8 वर्ष है बच्चे का, ठीक है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, लेकिन उसका मानसिक आयु भी है कितना वर्ष, 8 वर्ष है, मतलब वो 8 वर्ष का बच्चा 8 वर्ष के ही काम, बच्चे के काम को ही कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना दिमाग नहीं है जो मतलब 10 वर्ष के बच्चे को काम को कर सके, जिसके कारण उसका वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन जब दोनों बराबर हो जाता है तो उसका जो बुद्धि निकालिएगा आप, एक तरह से बुद्धि लब्धि निकालिएगा, तो उसका फॉर्मूला अप्लाइड कीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाइड कीजिएगा आपको बुद्धि लब्धि का रेंज निकल जाएगा, लेकिन वो कौन सा बुद्धि लब्धि का, एक तरह से उसको क्या कहलाएंगे, जब उसका मतलब रेंज जब बराबर होगा मानसिक आयु और वास्तविक आयु का, तो बराबर होता है तो उसको कौन सा शरीर में रखा जाता है, उसको कौन सा बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। देखिए उसको जो व्यक्ति कहेंगे उसको कहेंगे सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी वो एक तरह से प्रॉपर नहीं है, ज्यादा मतलब सामान्य जनरली, यानी पूरा जनरल ज्यादा उसको बुद्धि है ना, कम बुद्धि है ना ज्यादा बुद्धि है, यानी एज के हिसाब से अपना काम कर रहा है, ठीक है, जितना एज है उसके हिसाब से अपना वो काम कर रहा है। इस तरह से उसको कौन सा शरीर में रखा जाएगा, किस क्या कहलाएंगे, उसको सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यानी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाएंगे, अगर वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर है। आगे बढ़ते हैं, 73वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में, यानी गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं, यानी गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां है, कितना श्रेणी है, कितना उसका सीरीज है, आपको पूछा जा रहा है 180 है, 100 है, 120 है या फिर 150 है। गिलफोर्ड कौन है, फिर यहाँ गिलफोर्ड के बारे में आप पढ़ा चुके हैं, गिलफोर्ड के बारे में बहुत सारा नाम आ चुका है, इसका बहुत सारा ऑप्शन में इसका नाम आ चुका है। गिलफोर्ड क्या है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, काफी फेमस मनोवैज्ञानिक है अपने जमाने का, ठीक है। ये कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल, गिलफोर्ड सामने एक बुद्धि मॉडल दिया था, हर एक वैज्ञानिक, हर एक मनोवैज्ञानिक, हर एक फिजिकोलॉजिस्ट जो है अपना अपना एक तरह से सिद्धांत दिए थे, अपना अपना एक तरह से तर्क रखे थे, विचार रखे थे, उसी को कहते उसका सिद्धांत नाम दिया जाता था। यानी गिलफोर्ड साहब की जो बुद्धि का मॉडल है वह बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां हैं, उसमें जो है बौद्धिक क्षमता की कितनी श्रेणियां हैं, 180, 100, 120, 120 या फिर 150। 73वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150, यानी गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की श्रेणी कितना हो जाएगा, श्रेणी कितना है 150 श्रेणी है, लगभग 150 श्रेणी है। 73वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र मतलब किसी खास क्षेत्र की, यानी व्यक्ति की किसी खास क्षेत्र की खास योग्यता यानी खास एबिलिटी को, खास एक तरह से क्षमता को, एबिलिटी योग्यता क्षमता उसी सिमिलर वर्ड होता है, लगभग सिमिलर मीनिंग होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन योग्यता और क्षमता में कुछ हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग ये सिमिलर होता है, ठीक है। आपको कहेगा कि आप में क्षमता है ये काम कीजिएगा, आप में योग्यता है ये काम कीजिएगा, लगभग आप मीनिंग आप सेम समझिएगा, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यक्तित्व या फिर अभिक्षमता या फिर अभिवृत्ति या फिर अभिरुचि। क्या कहते हैं किसी व्यक्ति की विशेष क्षमता को, क्या कहते हैं किसी व्यक्ति की या फिर व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहलाता है। देखिए उसको कहते हैं आपका जो कहते हैं अभिक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अभिक्षमता, यानी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। इस तरह से 74 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता है, अभिक्षमता। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको करा कि स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन कौन है, एक तरह से ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है, काफी फेमस ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ही 2 फैक्टर थ्योरी 1904 में दिए थे। स्पीयरमैन के अनुसार, यानी स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं, कितने तत्व हैं बुद्धि के, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है या फिर 4 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता है 2 है, यानी स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। इस तरह से राइट आंसर आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी यानी 2, यानी स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व जो है वो कितने हैं, 2 हैं। आगे बढ़ते हैं, 75 क्वेश्चन का आंसर राइट हो गया आपका ऑप्शन बी यानी 2 होता है। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि की योजना, अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया किसने,
किसने प्रस्तावित किया? बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबंधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया। किसने प्रस्तावित किया? आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है। जेपी दास, नाग लेरी कीर्ति ने, या फिर वीने टर्मन को ने, या फिर नागलेरी वीने टर्मन को ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस का आपका ऑप्शन है लास्ट। लेकिन करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि छात्रों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए छात्र को क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होगा जो वो होगा आपका जेपी दास। जेपी दास क्या हो जाएगा? नाग लेरी कीर्ति, यानी ये इन्होंने ही क्या किया था? बुद्धि की योजना और अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया था। इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा जेपी दास, नाग लेरी कीर्ति। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, यानी छात्रों क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जेपी क्या है? जेपी दास, नागलेरी कीर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्टर्नबर्ग, ये क्वेश्चन कहा क्या? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी कितना है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यानी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। कब? 2019 में। कब? कितना साल गया? 20 गया, ये 21 चल रहा, फिर 22 में आपको पोजीशन जाने की संभावना है। यानी ये जो होते हैं ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेशन किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी बहुत सारा क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं, उसी को कहते हैं रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन के चांस बनते हैं, यानी स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी 55 है, 2 है, 1 है या 3 है? 77वां क्वेश्चन आप समझ लिए। स्टर्नबर्ग के जो अनुसार जो बुद्धि की श्रेणी होता है वो 3 होता है। कितना? 3, यानी स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने श्रेणी है? 3 श्रेणी है। ये क्वेश्चन कितना कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया है। 77वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 3, यानी ऑप्शन डी, यानी स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की कितनी श्रेणी? 3 श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है, कितना महीना? 100 महीना, तथा मानसिक आयु 120 महीना है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी क्या होगी? बुद्धि लब्धि का मैंने फॉर्मूला बता दिया था। 78वां क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर आपका 120 निकला। क्या निकलेगा? 120। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। इसी तरह वास्तविक आयु और एक तरह से वास्तविक आयु और बौद्धिक बुद्धि, ये मानसिक आयु को कंपेरिजन कीजिए और उसका एक तरह से निकाल दीजिए। क्या निकलेगा? वास्तविक आयु और मानसिक आयु को कंपेरिजन कीजिए, उसका एक तरह से बुद्धि लब्धि निकल जाएगा 18वें क्वेश्चन में। इसी को कहते हैं मतलब बुद्धि लब्धि क्षमता निकालने का फॉर्मूला मैंने तो फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था, बहुत रिपीट किया था, बहुत बार रिपीट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। देखिए वास्तविक आयु एक तरह से मानसिक आयु कितना हो गया? मानसिक आयु को ऊपर बैठाना है, वास्तविक आयु को क्या बताए थे फॉर्मूला मैंने? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितना है? 1। ठीक है, कितना है? ये 100 महीना, लेकिन आपको इसको गुना कर देते थे हम लोग कितना से? 100 से। कितना किससे गुना करते थे? ये 100 कट गया, कितना बचा? 120 बचा। 120 बचा। राइट आंसर क्या हो गया? 120 हो गया। बुद्धि लब्धि कितना निकल गया? 120 निकल गया। इस तरह से 78वां क्वेश्चन का राइट आंसर 120, यानी बुद्धि लब्धि कितना निकला? 120 निकला। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानसिक उम्र मापक है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानसिक उम्र मापक है वास्तविक आयु का, या फिर बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, या फिर कालानुक्रमित आयु का, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मानसिक उम्र मापक क्या है? 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब? 2014 का। राइट आंसर आपका हो जाएगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, यानी मानसिक उम्र जो है किसका मापक है? मानसिक उम्र किसका मापक है? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। यह 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया? यानी बुद्धि को मापने के लिए सर्वप्रथम जो अपने प्रयोगशाला लैब का जो अपना स्थापना किया था, उसका अध्ययन करने के लिए, बुद्धि के मापने के लिए उसका जो सबसे पहले लैब का जो प्रयोगशाला का जो स्थापना किया था वो कौन और किसने किया था? यानी हर एक मनोवैज्ञानिक जो है, हर एक फिजिकोलॉजिस्ट अपने अपने प्रयोगशाला का स्थापना किया था। अपने अपने प्रयोगशाला में दिन रात लगे रहते थे अपने अपने अध्ययन करने के लिए, अपना अपना सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए, अपना अपना सिद्धांतों को सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध करने के लिए दुनिया में वो सब कोई अपने अपने लैब में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन सबसे पहले जो लैब यानी प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बुद्धि को मापने के लिए। आपका है ऑप्शन है वुंट 1879 में, या फिर गाल्टन ने 1883 में, या फिर स्पेयरमैन ने 1873 में, या फिर बीने ने 1883 में। ये किए थे वुंट साहब ने 1879 में। कब किए थे? 1879 में वुंट साहब ने बुद्धि को मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। देखिए यहाँ 1873 कोई ऑप्शन सी नहीं लगा देना, या तो 1873 पहले डेट आता कोई दिक्कत नहीं, पहले आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1873 में स्पेयरमैन साहब जो थे वो बैठ करके थे, वो दूसरा अध्ययन कर रहे थे, वो प्रयोगशाला का स्थापना नहीं की थी 1873 में। वो सबसे पहले जो किए थे वो वुंट साहब ने 1879 में की थी, और वो किस लिए की थी? मतलब बुद्धि का अध्ययन करने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ, यानी व्यवहारिक बुद्धि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ये एक तरह से बुद्धि का अर्थ यह है कि, ये एक तरह से कथन दिया, यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यानी यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन, ये भाषण, ये डायलॉग किसका है? ठीक है,
स्टर्नबर्गर का है या फिर वाई गॉड्स का है या फिर सोलोवी का है या फिर मेयर का है। यानी ये डायलॉग जो दिया ना, ये कथन जो दिया है, ये किसी महान व्यक्ति ने दिया है कि नहीं, ये आम व्यक्ति के नहीं दिया है। एक तरह से महान व्यक्ति का ये कथन है, बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। किसका कथन है, किसका डायलॉग है, किसका भाषण है, किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो कथन है ये स्टर्नबर्गर का कथन है। किसका कथन है? स्टर्नबर्गर साहब का कथन है। स्टर्न यही जनाब के अनुसार क्या है? बुद्धि मतलब संस्कृति का उत्पाद है। 81वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। यानी विभेदक परीक्षण का उपयोग जो है किस मनोवैज्ञानिक ने, किस फिजिकलिस्ट ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया, उसको डेवलप किया। हॉरेस ने, वालास ने या फिर जेपी गिलफोर्ड ने या फिर जेएम ओझा ने। किसने? जेएम ओझा ने या फिर जेपी गिलफोर्ड ने, फिर वालास ने या फिर हॉरेस ने। किसने? देखिए ये जो किए थे आपका किए थे जेएम ओझा ने। कौन किए थे? जेएम ओझा ने विभेदक का परीक्षण जो उसका जो उपयोग किया था एक तरह से भारतीय अनुकूलन के अनुसार मतलब उसको विकसित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किस अभिक्षमता यानी किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता को, सामान्य अभिक्षमता को या फिर अधिक्षमता को या फिर आई सर्विसेज अभिक्षमता को या फिर व्यावसायिक अभिक्षमता को। किसको एएसटी के नाम से जाना जाता है? किसको एएसटी के नाम से जाना जाता है? देखिए आई सर्विसेज अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। किसको? आई सर्विसेज अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शाब्दिक तर्कना यानी शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? व्यावसायिक अभिक्षमता के, सामान्य अभिक्षमता के अंतर्गत या फिर आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता के अंतर्गत या फिर विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत? देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत। ठीक है, यानी शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं, किसके अंडर में आते हैं, किसके अंडरलाइन में आते हैं? तो विभेदक अभिक्षमता के अंदर में आते हैं। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन 84वां क्वेश्चन कवर किए। किस क्लास से स्टार्ट किए थे? 64 से स्टार्ट किए थे। लगभग कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, इसलिए आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिए, नोट बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत सारा मॉडल इसमें पढ़े, बहुत सारा सिद्धांत पढ़े। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइकोलॉजी ने फिजिक्स से यही क्वेश्चन, ये साइकोलॉजी यानी एक तरह से मनोविज्ञान का जो क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।